चलिए दोस्तों, हम लोग अब अरस्तू को आज समाप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसमें अब अरस्तू की नागरिकता और नागरिकता से संबंधित जो विचार हैं उसको देखते हैं। तो इसका जो ग्रीक पर्याय है नागरिकता का, ये है पोलिटेई। पोलिटेई ये इसका ग्रीक पर्याय है। तो नागरिकता का सर्वप्रथम वर्णन अरस्तू ने ही किया। तो अरस्तू ने सर्वप्रथम नागरिकता का वर्णन किया है। अच्छा, अब नागरिक कौन नहीं होंगे? नागरिक कौन नहीं होंगे? तो स्त्रियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास अवकाश का टाइम नहीं है ना, जिससे कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके। दूसरा, दास, इनके पास तो बुद्धि ही नहीं है। तो बुद्धि नहीं है तो फिर ये लोग तर्क कैसे करेंगे पॉलिटिकल स्फीयर में? तो इनको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। बूढ़े व्यक्ति और जो बच्चे हैं, तो बच्चों के पास भी बुद्धि नहीं है ना, अभी उनकी जो तर्क बुद्धि है वो डेवलप नहीं हुई है। और बूढ़े एजेड हैं तो उनको है ना उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, या कि वो उस प्रकार से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। शिल्पी और विदेशी विदेशी एलियंस जो कि होते हैं, उनको भी नहीं ये नागरिक मानता है। क्यों? क्योंकि एलियंस किस प्रकार के होते हैं, है ना? मतलब कोई एलियंस ऐसा हो सकता है ना कि हमारे देश की जानकारी जाके अपने देश में दे, या वहाँ के नियम हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करे। तो ये विदेशियों को भी नागरिकता नहीं देता। फिर प्लेटो स्त्री समानता का समर्थक है ना। प्लेटो स्त्री समानता का समर्थक है। हमने देखा था प्लेटो फिलोसफर क्वींस की भी बात करता है ना, कि जो रानियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी क्वींस बन सकती हैं, वो भी रानी बन सकती हैं। लेकिन अरस्तु स्त्रियों को असमान एवं निम्न स्त्री दर्जा देता है, उन्हें नागरिकता के योग्य ही नहीं मानता है। कौन? अरस्तु। राज्य बाह्य दृष्टि यानी पुलिस से नागरिकों का एक समुदाय यानी कैनोनिया होगा। तो राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय होगा, नागरिकों का, और ये कैनोनिया ये ग्रीक वर्ड है। अरस्तु ऐसा बोलता है। ग्रीक पर्याय क्या है? तो राज्य या नगर राज्य को पोलिस कहा जाता है, नागरिकता को पोलिटेई, संविधान को पोलिटिया और समुदाय को कैनोनिया कहते हैं, है ना? तो ग्रीक शब्द में जो नगर राज्य थे, है ना, उनको पुलिस कहा जाता था। नागरिकता को पोलिटेई, संविधान को पोलिटिया और समुदाय को कैनोनिया। नागरिकता का आधार नहीं है तो मूल निवास, जन्म स्थान और कानूनी अधिकार ये नागरिकता का अधिकार नहीं होंगे, कि आप ये क्लेम करें कि हम इस जगह पे मूल रूप से रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, है ना, हमारा यहाँ जन्म हुआ है तो हमें नागरिकता दो, या हमारे कुछ कानूनी अधिकार हैं इसके बेसिस पे आप हमें नागरिकता दो। तो इसका आधार अरस्तु तो स्वीकार करने वाला नहीं है। नागरिकता के आधार क्या होंगे? पहला है विधायी या न्यायिक कार्यों में आप सक्रिय भागीदारी करें, यानी कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें। दूसरा, आपके पास अवकाश होना चाहिए। अवकाश होगा, अवकाश किसके पास होगा? जिसके पास दास होंगे और जिसके पास संपत्ति होगी ना। अवकाश किसके पास होगा? जिसके पास दास होंगे और संपत्ति होगी। तो अवकाश क्यों जरूरी है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अवकाश इसलिए जरूरी है जिससे कि व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके, या अपनी तर्क बुद्धि डेवलप करने के लिए उसे ना टाइम मिल जाए, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि उसे अवकाश हो। और अवकाश किसके पास होगा? जो जिसके पास दास होंगे, यानी घरेलू काम करने के लिए उसके पास लोग होंगे और संपत्ति होगी। फिर तार्किक बुद्धिमत्ता एवं विवेक भी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति विवेक नहीं, एजेड व्यक्ति को या कि बच्चों को वो नागरिक क्यों नहीं मानता है? इसीलिए नहीं मानता है क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है ना। तो ये भी जरूरी है ना। तो अगर किसी व्यक्ति के पास अवकाश है ना, उसके पास दास है, संपत्ति है, लेकिन तर्क बुद्धि नहीं है, तो वो फिर नागरिक नहीं बने। हीटर क्या बोलता है कि अरस्तु सार्वजनिक मामलों में हिस्सेदारी को मितता मानते हैं। यह अधिकार निश्चित वर्ग के बाहर दूसरों को नहीं मिल सकता था, भले ही उनमें कितनी ही क्षमता क्यों ना हो। वास्तव में यूनानी नागरिकता अधिकारों पर उतनी आधारित नहीं थी जितनी की जिम्मेदारियों पर थी। तो जो यूनानी या अरिस्टोटल की जो नागरिकता थी वो अधिकारों पर बेस्ड नहीं थी। बेसिकली नागरिकता क्या होती है? नागरिकता का अगर परिभाषा वर्तमान समय में देखी जाए तो क्या होती है? किसी भी देश में रह रहे लोग जो उसके द्वारा दिए गए अधिकारों का उपभोग करते हैं, तो नागरिक कहलाते हैं किसी भी देश के, है ना। किसी भी देश में रह रहे लोग वहाँ की जो अधिकार है उसका उपभोग करते हैं तो वो नागरिक कहलाते हैं। लेकिन जो अरस्तु है ये वहाँ पर जिम्मेदारियां, यानी आप राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस है, ना कि राज्य आपके लिए क्या करेगा, है ना। तो यही बात है कि वो अधिकार, है ना, आप अधिकार तो ठीक है, अधिकार पर बेस्ड नहीं होगी नागरिकता, बल्कि आपके कर्तव्यों पर बेस्ड होगी कि आप राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। फिर जो नागरिकता है शासक वर्ग का विशेषाधिकार होगा, तो ये जो रूलिंग क्लास है उसका प्रिविलेज होगा नागरिकता। नागरिक कौन होते हैं? तो अरस्तु नागरिक को
दूसरों से जो चीजें प्रभावशाली रूप से अलग करती हैं वह है न्याय व सत्ता में हिस्सेदारी। तो न्याय मतलब आप न्यायप्रिय हैं और आप सत्ता में यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अर्थात कानूनी, राजनीतिक, प्रशासनिक पदों पर आसीन होना या आप काबिलियत रखते हैं। सच्चा नागरिक वह होता है जो शासन के अधिकार में पूरा हिस्सा लेता है, शासन करने व शासित होने में पूरी जिम्मेदारी निभाता है ताकि सद्गुणी जीवन निर्मित हो। प्लेटो के विपरीत अरस्तु लैंगिक समानता का पक्षधर नहीं है, हमने देखा भी है। वह स्त्रियों को शासन कार्यों से दूर रखता है, उन्हें नागरिक ही नहीं मानता है। अरस्तु ने स्त्री को अनुत्पादक पुरुष यानी इनफर्टाइल मेल बताया। अरस्तु कहता है कि पुरुष एक विशेष क्षमता यानी शासक का जो शासन के कार्य है उसमें भागीदारी एवं तर्क बुद्धि लेके पैदा होते हैं और इसलिए उन्हें नागरिक माना जाएगा के कारण पुरुष होता है और स्त्री विशेष अक्षमता के कारण स्त्री होती है। पुरुष एक विशेष क्षमता क्या है? शासन में हिस्सेदारी ले सकता है और तर्क बुद्धि है के कारण पुरुष होता है और स्त्री अक्षमता के कारण स्त्री होती है। पति पत्नी का संबंध राजा व प्रजा के संबंध से अलग होता है। राजा व प्रजा के संबंध परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि पति स्वाभाविक रूप से प्रभुत्वकारी व स्त्री आज्ञाकारी होती है। स्त्री के संबंध में ऐसे प्राकृतिक असमानता के विचार रूसो ने भी अपनी पुस्तक एमिली में वर्णित किया है। रूसो ने भी स्त्री को दोयम दर्जा दिया है। तो हमने जब प्लेटो को पढ़ा था तभी हमने इसका संदर्भ आपको बताया था। यूनानी नागरिकता कर्तव्यों व जिम्मेवारियों पर आधारित है, न कि अधिकारों पर। ये भी याद रखिएगा कि ये काहे पे आधारित है? कर्तव्यों और जिम्मेवारियों पर, न कि अधिकारों पर। दास, स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे, अन्य देशी भी नागरिक नहीं होंगे, बल्कि है ना उनके साथ साथ व्यापारी, किसान व मिस्त्री भी नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि अवकाश सद्गुणों के विकास के लिए आवश्यक है और राजनीतिक कार्यों के संपादन के लिए भी। तो अवकाश आपके पास ना, फ्री टाइम आपके पास होना चाहिए, किस लिए? कि आप अपने सद्गुणों का विकास कर सकें और राजनीतिक कार्यों में है ना आप पार्टिसिपेट कर सकें। शिल्पी और किसान के पास अवकाश नहीं रहता है, तो इसलिए वो उनको नागरिकता देने से मतलब वंचित कर देता है नागरिकता से। एम.बी. फॉस्टर क्या कहते हैं कि अरस्तु का नागरिक समुदाय प्लेटो के दोनों संरक्षक वर्गों यानी शासक व सैनिक का प्रतिरूप है। तो जो अरस्तु का नागरिक समुदाय है वो प्लेटो के दोनों संरक्षक वर्गों का प्रतिरूप है। बस अरस्तु संरक्षक वर्ग के मध्य दीवार खड़ी नहीं करता है। तो अरस्तु संरक्षक वर्ग के मध्य दीवार नहीं खड़ी करता है, बाकी जो उसका नागरिक समुदाय है वो प्लेटो के संरक्षक वर्ग के समान ही है। अब श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव में क्या अंतर होता है? श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव में क्या अंतर होता है? तो एक श्रेष्ठ नागरिक वह होता है जो गवर्नमेंट की बात को, जो शासन की बात को 100% मानता है। तो अगर मोनार्की है तो राजा की बात मानेगा एक व्यक्ति, अगर ओलिगार्की आ गई या एरिस्टोक्रेसी आ गई तो उन लोगों की बात मानेगा, और अगर पॉलिटी है तो अपनी गवर्नमेंट की बात मानेगा। वो एक अच्छा नागरिक होगा जो राजा की हाँ में हाँ मिलाएगा या शासक वर्ग की हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन एक श्रेष्ठ नागरिक कौन होगा? श्रेष्ठ नागरिक है ना, और एक श्रेष्ठ मानव कौन होगा? श्रेष्ठ मानव कौन होगा वो देखते हैं। तो श्रेष्ठ मानव चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, जो सही है वो सही है, जो सत्य पर चलता है, जो है ना अपने कर्तव्यों की बात करता है, जो ईमानदारी से रहता है, और जो है ना मतलब हाँ सत्य है और ईमानदारी दोनों चीजें उसके पास होगी, और वो ना शासक के प्रति बहुत ज्यादा उसका झुकाव नहीं होगा, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ मानव होगा, है ना। और श्रेष्ठ नागरिक कौन होगा? जो शासन सत्ता चाहे जिसकी भी हो उसके हाँ में हाँ मिलाएगा। हम तो श्रेष्ठ नागरिक की परिभाषा भी धीरे धीरे बदलती जाएगी। अगर टायरेनी में है तो श्रेष्ठ नागरिक कौन होगा? जो राजा की बात 100% मानता है। डेमोक्रेसी है तो थोड़ा बहुत विरोध करता है, लेकिन वो मेजोरिटी रूप से या मेजरली वो शासन सत्ता के साथ पक्ष में रहता है। लेकिन श्रेष्ठ मानव कौन होगा? जो व्यक्ति ईमानदार होगा, जो व्यक्ति कर्तव्य परायण होगा, है ना, जो व्यक्ति ना शासक के हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, इन द सेंस कि अगर शासक गलत करता है तो उसकी बातें नहीं भी स्वीकार करेगा। तो अगर गांधी जी का उदाहरण लिया जाए तो गांधी जी क्या श्रेष्ठ नागरिक थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन जो की सत्ता थी, जो अंग्रेज थे उनका विरोध करते थे। लेकिन क्या वो श्रेष्ठ मानव थे? बिल्कुल थे। क्यों? क्योंकि है ना वो सत्य पर चलते थे, अहिंसा पर चलते थे, और जो गलत था उसको गलत कहते थे। तो श्रेष्ठ मानव हो सकते हैं गांधी जी, श्रेष्ठ नागरिक नहीं हो सकते। जबकि गंगा सिंह करके एक व्यक्ति थे, वो श्रेष्ठ मानव श्रेष्ठ नागरिक थे। क्यों? क्योंकि वो सरकार की हाँ में ही हाँ मिलाते थे। तो ये बात है थोड़ा सा, ये इसमें यही सब लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो और अरस्तु बेसिकली एक चीज ये कहता है कि जो अच्छी राज्य व्यवस्था
है ना? अरस्तू के अनुसार अच्छी राज्य व्यवस्था में हो सकता है कि श्रेष्ठ नागरिक श्रेष्ठ मानव भी हो। तो अगर अच्छी राज्य व्यवस्था है ना, जहाँ पर शासन सत्ता या जो शासक वर्ग है वो लोगों को उनके जो कार्य हैं या कि जो है ना, अगर कोई गलत काम शासक वर्ग करता है और उसका अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट करता है या कि उसको वो काम करने दे रहा है, तो अगर है ना ये राज्य व्यवस्था है, टॉलरेंट राज्य व्यवस्था है ना, तो वहां पर एक श्रेष्ठ नागरिक श्रेष्ठ मानव भी हो सकता है। ऐसी कोई है ना बहुत ज्यादा है ना लकीर की फकीर वाली बात नहीं है। अब क्रांति की बात हम लोग देखते हैं, तो क्रांति के जो संदर्भ है वो वर्तमान समय का नहीं है, जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया। तो अगर कार्ल मार्क्स और अरस्तू में अगर जो है तो अंतर किया जाए कि इनके है ना जो अरस्तू है और कार्ल मार्क्स है उनकी क्रांति में क्या अंतर है, तो बेसिकली जो कार्ल मार्क्स है वो लोगों को क्रांति करने के लिए उकसा रहा है। वो अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करना चाहता है कि आप क्रांति करें, है ना। उसका कथन है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन। तो ये क्या कहना चाहता है कार्ल मार्क्स? आप क्रांति करो। लेकिन अरस्तू क्या करना चाहता है? अरस्तू एक कंजर्वेटिव थिंकर है, तो वो क्रांति को दबाना चाहता है ना। उसका मानना था कि कोई भी परिवर्तन चाहे छोटा हो या बड़ा वह क्रांति में है ना तब्दील हो सकता है। तो अरस्तू के अनुसार शासन प्रणाली यानी कि संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। तो अगर संविधान में परिवर्तन हो गया है ना, मोनार्की से एरिस्टोक्रेसी आ गई तो यही क्रांति है। राजतंत्र से अगर निरंकुश तंत्र आ गया तो यही क्रांति है। जहाँ क्रांति का मूल कारण क्या है? विषमता है, इनइक्वालिटी। गरीब और अमीर के बीच अंतर बहुत है। तो गरीब क्या करेंगे? कुछ दिन तो सहेंगे और कुछ दिन बाद विद्रोह कर देंगे। विषमता नहीं होनी चाहिए, साम्य होना चाहिए। और इसीलिए जो अरस्तु है वो ज्यादा से ज्यादा ये क्या कहता है कि पॉलिटी लाओ, है ना, मिश्र संविधान लाओ, ना मध्यम वर्ग के शासन को बढ़ावा देता है कि मिडिल क्लास जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा विषमता कम होगी, और विषमता कम होगी तो क्रांति नहीं होगी या उसके चांसेस कम रहेंगे। वहीं प्रत्येक संविधान में विशेष कारण भी होते हैं, जैसे प्रजातंत्र में धनिकों की असंतुष्टि व गरीबों द्वारा निरपेक्ष समानता लागू करना तथा भड़काऊ नेता, तो जो है ना बागवीर होते हैं वहां प्रजातंत्र में वो क्रांति को भड़काते हैं या क्रांति को लाने में मदद करते हैं, है ना। जो है ना गरीब है वो निरपेक्ष एब्सोल्यूट समानता लाने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्क्स यही तो कहना चाह रहा था कि आप निरपेक्ष समानता लाइए, एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइए। और धनिक वर्ग से तो गरीब वर्ग है ना ईर्ष्या रखेगा ही। तो इस प्रकार से ये प्रजातंत्र में एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। राजतंत्र में दरबारी जो कुटिलताएं हैं, आपने देखा वो कितने सारे साम्राज्य ढह गए, है ना, जो है तो इसी दरबारी कुटिलताओं के चलते। तो ये हो सकता है स्पेसिफिक कारण राजतंत्र में। गरीब जहां निरपेक्ष समानता चाहता है वहीं अमीर विषमता को बनाए रखना चाहता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओलिगार्की में समानता व जनतंत्र में असमानता मनोवैज्ञानिक इच्छा क्रांति का कारण पैदा कर सकती है। तो गुणतंत्र में यानी ओलिगार्की बेसिकली क्या है? कुछ लोगों का शासन है ना, तो कुछ धनी लोगों का शासन है। तो वो है ना जो जो गरीब वर्ग होगा वो क्या चाहेगा कि समानता आए, तो ये समानता कारण होगा ओलिगार्की में। और जनतंत्र में असमानता की जो मनोवैज्ञानिक इच्छा है वो भी क्रांति का कारण बन सकती है। क्रांति रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मध्यम वर्ग का शासन, मिडिल क्लास, है ना। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास में होंगे तो क्रांति रुकने का या क्रांति न होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। एक रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिव होने के नाते अरस्तु क्रांति व परिवर्तनों के विरुद्ध था, जबकि रेडिकल होने के नाते कार्ल मार्क्स क्रांति का प्रबल समर्थक था। हमने देखा था। मैकिलवेन के अनुसार अरस्तु क्रांति को कानूनी क्रांति के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति के मामले में अरस्तु यथास्थितिवादी है, यानी स्टेटस कोइस्ट है। स्टेटस कोइस्ट क्या होता है? कौन व्यक्ति होता है जो उसी स्थिति को मेंटेन रखना चाहता है ना, जो है वही रहे, तो यथास्थिति को मेंटेन रहे ना। आपने सुना होगा कि है ना स्टेटस को हो चुका है ना, दो देशों के मध्य है ना युद्ध समाप्त हो चुका है या स्टेटस को मेंटेन हो गया है ना। भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1972 में, तो वहां पर स्टेटस को हो गया था कि जो जहां है वहीं पर अब शांत हो जाओ, बस हो गया। उसका क्रांति के अध्ययन का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता के उपाय खोजना है, ना कि क्रांतियों को बढ़ावा देना है। जबकि हमने मार्क्स को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मार्क्स क्रांति को बढ़ावा देना चाहता है, जबकि अरस्तु क्रांति को रोकने का या क्रांति का है ना हो इसके लिए वो उपाय खोजना चाह रहा है, इसलिए वो ये सिद्धांत दे रहा है। क्रांति के रोकने के उपाय क्या क्या है? तो शक्ति पर नियंत्रण हो और उसका विभाजन हो, अर्थात शक्ति एक वर्ग के हाथ में ना हो। जनता में संविधान या शासन के प्रति आस्था बनाए रखना। फिर सम्मान व पदों का न्यायपूर्ण वितरण। परिवर्तनों को प्रारंभ में ही रोक देना।
आर्थिक असमानता कम करना और समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ दिया था। अब चलिए न्याय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम अरस्तू के न्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो अरस्तू एथिक्स में 2 प्रकार के न्याय की चर्चा करता है। पहला है सामान्य न्याय, तो ये प्लेटो वाला न्याय है, यानी आंतरिक न्याय है, यानी कि यह पूर्ण न्याय है जो संपूर्ण नैतिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति करता है या ज़्यादा व्यापक होता है। तो हर, जैसे प्लेटो बताता है ना कि हर व्यक्ति को अपनी जो क्लास है उसका कार्य करना चाहिए और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से क्या है कि नैतिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति टाइप का एक है ना क्षेत्र है। फिर विशेष न्याय क्या होता है? तो सामान्य न्याय का व्यवहार में प्रयोग यानी बाह्य क्रियाकलापों में उपयोग विशेष न्याय कहलाता है। तो जो सामान्य न्याय है उसका व्यवहार में जब आप उपयोग लाते हैं, यानी बाह्य क्रियाकलापों में जब उपयोग करते हैं, तो ये विशेष न्याय हो गया। अरस्तू ने अपनी रचना एथिक्स में न्याय के लिए यूनानी शब्द डिकायोसीन का प्रयोग किया है। अरस्तू ने अपनी जो पुस्तक है एथिक्स में न्याय शब्द के लिए यूनानी शब्द डिकायोसीन का प्रयोग किया है। अरस्तू न्याय व कानूनों के बिना व्यक्ति निकृष्टतम पशु है। न्याय व कानूनों के बिना व्यक्ति निकृष्टतम पशु है। न्याय व कानूनों के कारण ही वे पशुओं में से सर्वोत्तम है। न्याय और कानूनों के कारण ही वह पशुओं से सर्वोत्तम है। यह कथन अरस्तू ने प्लेटो की द लॉज से लिया। विशेष न्याय में 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस, और दूसरा है परिशोधात्मक न्याय यानी कि करेक्टिव, रेक्टिफिकेटरी या रेमेडियल जस्टिस। तो इसको देखते हैं। जो वितरणात्मक न्याय होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, इसमें बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पदों का होता है, सम्मान का होता है, धन का होता है, संपदा का वितरण होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कौन? तो ये विधायिका करेगी, और इसका यूनानी नाम क्या है? इक्लेसिया। तो इक्लेसिया यानी विधायिका इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो आपने देखा होगा कि जो संसद है हमारे भारत में वही कानून बनाती है ना, बजट संबंधी जो प्रावधान है वो लेके आती है। और ये जो वितरण होगा ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल होगा, रेखा गणित के आधार पर होगा, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई जो रेखा है 10 सेंटीमीटर की है, कोई 15 सेंटीमीटर की है, तो ये अंतर स्पष्ट है कि ये 10 सेंटीमीटर की रेखा, ये 15 सेंटीमीटर की रेखा है। तो इसी प्रकार जो पद, सम्मान या धन है, ये योग्यता के आधार पर, यानी कि जो व्यक्ति योग्य है ना, जिसके पास 10 सेंटीमीटर या कि 10 है ना अलग-अलग गुण हैं और एक व्यक्ति के पास 15 गुण हैं, तो उनको उस आधार पर उनका वितरण किया जाएगा। तो ये आनुपातिक या समानुपातिक न्याय होगा, यानी योग्यता के आधार पर वितरण होगा। तो अगर आप योग्य हैं, आपके पास टैलेंट है, तो आपके पास टैलेंट है कि आप कलेक्टर बन सकते हो, तो आपको कलेक्टर बनाया जाएगा। आपके पास टैलेंट है कि आप एक सिपाही बन सकते हैं, तो आपको सिपाही बनाया जाएगा। तो ये समानुपातिक यानी है ना प्रोपोर्शनल जस्टिस होता है, और ये एक प्रकार से असमानता को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि असमानता आएगी। तो ये असमानता को डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि है ना, जो व्यक्ति योग्य होंगे वो ज़्यादा ऊँचे पदों पर चले जाएँगे, और जो व्यक्ति कम योग्य होगा वो नीचे रह जाएगा। तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी आएगी ना, ये है। फिर दूसरा है परिशोधात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय। तो भारत में जो सिविल और फौजदारी के मामले होते हैं, इनको इस प्रकार से देखा जा सकता है, परिशोधात्मक या रेक्टिफिकेटरी न्याय के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें अपराधों को के लिए दंड दिया जाता है, इसमें लेन-देन का विनिमय होता है और अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। और ये न्याय देता कौन है? परिशोधात्मक या रेक्टिफिकेटरी न्याय, तो ये न्यायपालिका द्वारा दिया जाता है। इसका ग्रीक वर्ड क्या है? हेलिया। हेलिया इसको ग्रीक वर्ड में कहते हैं, और ये अंक गणित के आधार पर इसका वितरण होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपका किसी ने 2 लाख का नुकसान किया, तो 2 लाख आपको रिइंबर्स कर दिए जाएंगे। यही है कि अंक गणित के आधार पर, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस था वो ज्यामिति के आधार पर इसका जो है तो वितरण किया गया था। फिर इसमें वही है कि पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति की जाएगी, बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो भारत में यही होता है। लेकिन जो ये अरिस्टोटल वाला है, इसमें क्षतिपूर्ति इन द सेंस कि अगर आपकी को है ना किसी ने आपका हाथ काट दिया है, तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये थोड़ा सा बाद में चल के एक है ना प्रतिशोधात्मक न्याय के रूप में आएगा, और ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें समानता का वर्णन रहता है। समानता का वर्णन इन द सेंस कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, है ना, भेदभाव नहीं होगा। तो प्लेटो के न्याय में कर्तव्यों पर, जबकि अरस्तू के न्याय में अधिकारों पर बल दिया गया है। वितरणवादी न्याय का अर्थ है कि संविधान की भावना के अनुरूप विभिन्न वर्गों के योगदान के अनुसार धन, इनाम, सम्मान व पदों का बंटवारा किया जाता है। गुणतंत्र यानी ओलिगार्की में योगदान का तात्पर्य है धन व संपत्ति, जबकि कुलीन तंत्र व पॉलिटी में सद्गुण महत्वपूर्ण होते हैं। यह न्याय योग्यता सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो न्याय है
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, योग्यता के आधार पर इसमें किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जब हम आगे चल के मार्क्स को पढ़ेंगे तो वो एक आवश्यकता को भी एक नया आधार खोजता है न्याय की डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या? एक तो योग्यता ठीक है कि आपके पास योग्यता है एलिजिबिलिटी के आधार पर कि है ना, आप ग्रेजुएट हैं या कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उस हिसाब से आपको न्याय दिया जाएगा, उस हिसाब से आपका है ना पदों का या सम्मान का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन आवश्यकता की भी बात आगे चल के मार्क्स करता है ना, जिसको अरिस्टोटल इग्नोर करता है। आवश्यकता क्या? यही जो एब्सोल्यूट समानता की बात आएगी कि एक आवश्यकता को भी आप है ना, आवश्यकता को भी आप रखिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है ना, किसी व्यक्ति को छत की जरूरत है, तो इसकी आवश्यकता है। अब उसके पास काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है उस चीज को बनवाने के लिए, तो ये काम करेगा सरकार करेगी। परिशोधात्मक या दंडात्मक न्याय या समझौतों व आपराधिक कार्यों अर्थात दीवानी व फौजदारी मामलों से संबंधित है। इसमें व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वह सद्गुणी हो या असद्गुणी, है ना। अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो आपके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा, चाहे आप अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे जो हो। अरस्तू का मानना था कि अन्याय तब पैदा होता है जब समानों के साथ असमान व असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो अगर है ना सब लोग पीएचडी किए हैं या सब लोग नेट किए हैं, तो उनके साथ असमान व्यवहार हो जाए, है ना। तो आप ऐसा करो कि है ना आपने पीएचडी कर लिया, आपने नेट कर लिया, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है वो है ना पीजी वालों को भी देने का मौका मिला जाए, तो ये है ना, तो फिर आपके नेट का मतलब क्या रह जाएगा? तो यही आप है ना, समान है लेकिन आपके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है, और असमानों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। असमान लोग हैं, है ना। एक व्यक्ति जो डॉक्टर है उसकी भी वही सैलरी है, जो चपरासी है उसकी भी यही सैलरी है। तो इसमें तो इससे क्या होगा? एक भावना डेवलप होगी, अन्याय की भावना डेवलप होगी। ये धीरे धीरे भावना क्रांति में बदल जाएगी। और प्लेटो बार बार हम पढ़ रहे हैं कि वो न्याय में भी हमने जब क्रांति पढ़ी थी प्लेटो की, तो उसमें भी देखा था कि ये ऐसा यथास्थितिवादी है। तो न्याय में भी यथास्थितिवादी है और रूढ़िवादी भी है। न्याय में यथास्थितिवादी भी है और रूढ़िवादी भी। तो वितरणात्मक न्याय में यह आवश्यकता की बजाय योग्यता पर बल देता है। तो अरस्तु बेसिकली न्याय में भी यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी है। वितरणात्मक न्याय में वह आवश्यकता की बजाय योग्यता पर बल देता है। आप अगर योग्य हैं, जितने ज्यादा योग्य होंगे उतना ज्यादा आपको पद, सम्मान और लाभ मिलेगा, और आप अगर योग्य नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना। और आवश्यकता की बजाय योग्यता पर बल देता है, इसलिए रूढ़िवादी है। जबकि परिशोधात्मक न्याय में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होने पर न्यायपालिका यानी हेलिया फिर स्थिति स्थापित करेगी। तो ये परिशोधनात्मक न्याय में भी रूढ़िवादी है ना। अगर आप किसी ने एक हाथ काट दिया तो आप उसका जो न्यायालय है वो हाथ काटने का आदेश देगी। तो ये एक प्रकार से परिशोधात्मक है ना, रिफॉर्मेटरी नहीं है। वर्तमान में जो हमारी जो जेल की जो सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर दिया जाए, लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं करता है। अरस्तु क्या करता है? परिशोधात्मक न्याय है कि अगर किसी ने हाथ काट दिया तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, तो इससे उस व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी है ना। अगर प्रगतिवादी होता तो रिफॉर्मेटरी लोगों को सुधरने का मौका देता। मार्कर अरस्तु ने न्याय शब्द का प्रयोग साधुता के अर्थ में किया। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। तो प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहता था। लिसियम में अरस्तु घूमते हुए पढ़ाया करता था, इसलिए उसे भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय कहा जाता है। फिर अरस्तु ने अपने दोस्त एक्सोक्रेटिस को लाइसियम का कुलपति बनाया था। इजाया बर्लिन ने अपने लेख हेडॉग एंड फॉक्स, जो कि 1953 में आती है, में प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा की श्रेणी में रखा है, जो एक बड़ी चीज जानता है, जबकि जो अरस्तु है वो लोमड़ी की श्रेणी में अरस्तु को रखता है, जो बहुत कुछ चीजें जानता है। तो जो हेडॉग होता है यानी ये जंगली कांटेदार जंगली चूहा होता है बेसिकली, तो अगर कोई भी शिकारी उसके पास आता है तो वो अपने जो कांटेदार उसके जो पंख होते हैं उनको ना, कोई भी खतरा अगर महसूस होता है तो उनको बाहर करके बैठ जाता है, कोई भी खतरा हो। लेकिन जो लोमड़ी होती है वो चारों तरफ देखती है और है ना खतरों के हिसाब से वो निर्णय लेती है ना। उसका जो विजन होता है बहुत ब्रॉड होता है लोमड़ी का। तो इस प्रकार जो इजाया बर्लिन है वो प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा कहता है, हेडॉग कहता है कि वो केवल एक चीज को देखता है, फिलॉसफर किंग है ना, आइडियल स्टेट। लेकिन जो अरस्तु है वो बहुत सारी चीजों को एक साथ है ना
मतलब हमने कहा था ना कि वो सभी जानकारियों का पिता है ना? हमने पढ़ा भी था, पता नहीं कितने तो उसने है ना, मतलब सबका तो जनक है। मतलब संविधानवाद का भी है ना, बायोलॉजी, जूलॉजी, पता नहीं क्या-क्या। तो ये है कि उसका जो विजन था, होराइज़न था, बहुत ब्रॉड था। मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम यूटोपियन और अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। मैक्सी के अनुसार अरस्तू यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों, उपयोगितावादियों का जनक है, जबकि प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों और क्रांतिकारियों का जनक है। दांते ने उसे बुद्धिमानों व ज्ञानियों के गुरु की संज्ञा दी है। मैकिलवेन तो ये अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है, यानी कि अगर मोनार्की से टायरनी आ रही है तो यही है क्रांति। सेवाइन अरस्तु स्वच्छंद बुद्धि का एक ऐसा रोमांस है इसके ऊपर कानून, प्रथा व परंपरा का कोई प्रतिबंध नहीं। सेवाइन प्लेटो व अरस्तु के प्रतिपादन में केवल एक अंतर है और वह भी महत्वहीन प्रतीत होता है कि प्लेटो अपने सच्चे राज्य को कानून प्रिय कहकर पुकारता है, जबकि अरस्तु उसे सामान्य हित के लिए शासित कहकर पुकारता है। फिर एबेंस्टाइन भावी पीढ़ी को अरस्तु की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण देन संवैधानिक राज्य के कानून के शासन की धारणा है, तो यही है। प्रोफेसर बारकर तो प्रिंस यानी मैकियावेली की कृति में क्रांति संबंधी विचारों को जो उल्लेख है वह मोटे रूप से अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की टिप्पणियां मात्र है। डनिंग तो राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति शास्त्र को तंत्र विज्ञान का रूप प्रदान कर दिया। कैटलिन समग्र रूप में विचार किए जाने पर संसार में ऐसे बहुत ही कम पुस्तकें हैं जिनका पॉलिटिक्स के समान व्यापक प्रभाव रहा हो। निष्कर्ष तो अरस्तु का प्रभाव प्लेटो से ज्यादा है। मध्ययुगीन ईसाई परंपरा के विचारक थॉमस एक्विनास व एलिघिएरे दांते भी उससे प्रभावित हैं। फिर मैकियावेली ने मिश्रित संविधानों संबंधी जो विचार है वो अरस्तु से ही ग्रहण किया है। जेम्स हैरिंगटन राजनीति के उनके आर्थिक विश्लेषण से प्रभावित है। मॉन्टेस्क्यू तो जैसे जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं उनके समाजशास्त्री पहलुओं को स्वीकार करता है, साथ ही शक्ति पृथक्करण को भी। तो एक बात जब हमने इसमें न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था ना कि उसने एक तो परिशोधात्मक न्याय बताया था और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की थी। तो एक तो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था और दूसरा रेक्टिफिकेटरी जस्टिस था। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था उसका जो निर्धारण कौन कर रही थी, वो विधायिका कर रही थी, है ना। रिफॉर्मेटरी जस्टिस न्यायपालिका कर रही थी। और एक चीज हमने पढ़ा था कि जब कानून तो सामूहिक बुद्धि से बनेंगे लेकिन उसका एग्जीक्यूशन एक कुलीन तंत्र करेगा, पढ़ा था ना हमने, याद होगा आप लोगों को। कुलीन तंत्र को हमने बेसिकली कहा था कि एग्जीक्यूटिव की भांति काम करेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं लेकिन रॉ फॉर्म में हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जन्म लेता है। तो मॉन्टेस्क्यू तो ठीक है स्पष्ट रूप से करते हैं, लेकिन अरस्तु में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। जब अरस्तु ने ये कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले है, संपूर्ण अपने अंशों से पूर्व है, तो इसी से हीगल, कार्ल मार्क्स जैसे जो समूहवादी हैं प्रभावित हुए और एकीकृत नैतिक समुदाय का विचार विकसित किया। मैकेंटायर जैसे समुदायवादी भी मनुष्य सामाजिक प्राणी है जैसे उसके विचार से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। मैकेंटायर एक कम्युनिटेरियन थिंकर है और जब हम लोग कम्युनिटेरियनिज्म को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको देखेंगे तो वो भी अरस्तु के विचार थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है से प्रभावित है। लेकिन हॉब्स ने अरस्तु का राजनीति को सद्गुणों एवं नैतिकता से जोड़ना पसंद नहीं आया है। हॉब्स बेसिकली अरस्तु को क्रिटिसाइज करता है कि ये जो मैटर और फॉर्म का ये जो चक्कर चलाया है इसने, ये गड़बड़ है ना। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि फॉर्म जैसी या आइडिया जैसी कोई चीज नहीं होती। जो है मैटर है, जो है यह वर्ड है, जो वर्ड है यही वर्ड है ना। ये जो आइडिया है ये नहीं है ना। और जो हमने पढ़ा था कि अरस्तु ने आइडिया और मैटर दोनों को, आइडिया और फॉर्म दोनों को मतलब वो कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, जबकि जो प्लेटो था वो केवल आइडिया को महत्वपूर्ण मानता था। लेकिन इस चीज को जो अरस्तु ने आइडिया और फॉर्म को दोनों को ग्रहण कर लिया, इसको हॉब्स क्रिटिसाइज करता है। उसकी दृष्टि में अरस्तु का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधा डालता है। मैकेंटायर लिखते हैं कि शिकायत के साथ हॉब्स ने पदार्थ और स्वरूप यानी मैटर और फॉर्म, सार व तत्व संबंधी अरस्तुवादी ज्ञान शास्त्र को अस्वीकार कर दिया। और ये मैकेंटायर बताता है ऐसा।
फिर आधुनिक विचारकों में हॉब्स अरस्तू की राजनीतिक वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा आलोचक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि आधुनिक विचारकों में अरस्तू की राजनीतिक वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा आलोचक कौन है, तो वो हॉब्स होगा। कैटलिन, अरस्तू सामान्य बुद्धि व स्वर्णिम मध्यम का सर्वोच्च देवदूत है। सिनक्लेयर, अरस्तू वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है। फ्रेडरिक पोलक, तो ये कहते हैं कि अरस्तू राजनीति व आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का प्रवर्तक है। राजनीति और आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का प्रवर्तक है। मैक्सी, या तो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक प्लेटोवादी होगा या अरस्तुवादी होगा। लो कदम बा। पार्कर, पर जो अरस्तु है, अरस्तु ने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम राज का अनुसरण किया। क्या था द्वितीय सर्वोत्तम राज? द लॉज में जो वर्णित था ना, द लॉज में, जो कि रूल ऑफ लॉ से गाइडेड होगा। प्लूटार्क, तो ये अरिस्टोटल यानी अरस्तु कुछ सीमा तक अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के राजनीतिक मस्तिष्क का शिल्पी था। प्लूटार्क ऐसा बोलता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अरिस्टोटल समाप्त होता है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे जो हमारा जो छोटा चैनल है उसको बढ़ाने का जो है तो अपनी मदद करें। तो चलिए मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ मध्यकालीन थिंकर पढ़ेंगे। बेसिकली ये राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसको भी ध्यान में रख के ये लेक्चर लिए जा रहे हैं। तो हालांकि नेट के सिलेबस में तो वो थिंकर नहीं है जो मैं अभी दो थिंकर जो मध्ययुगीन है, थॉमस एक्विनास और एक और थिंकर, उनको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एपी में है, एपी में, और स्पेशली ये राजस्थान की एपी में है। तो थोड़ा सा उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको मध्ययुगीन जो थिंकिंग थी उसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो एक आप रेफरेंस के रूप में जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।